नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग का जो आपका पेपर होने वाला है आगामी 31 जुलाई को, तो उसके रिगार्डिंग आज हमारी ये दूसरी क्लास है। ये एक नहीं, ये आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाली जो हम क्लास लेके आए थे उसमें मैम के द्वारा तरंग गति और आपका जो प्रकाश है उस पे, उस चैप्टर पे यानी उस टॉपिक पे आपके 50 क्वेश्चंस कराए गए थे। आज जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है आपका विद्युत एवं चुंबकत्व है। हम आप सभी लोगों के लिए पर डे आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर जो आपका पेपर होने वाला है उसका अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम कवर करने वाले हैं विद्युत एवं चुंबकत्व के जो आपका टॉपिक है उसके टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट हर एक वीडियो दी जाती है, चाहे जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके क्लासों के रिगार्डिंग हो, उत्तराखंड पुलिस के रिगार्डिंग आपके क्लासेस चल रही हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आ जाती है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ये स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को लेके चलता हूँ अपनी पीडीएफ की ओर, जो जहाँ पे हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका विद्युत एवं चुंबकत्व, ठीक है। मैं जरा सा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि 100 वाट का जो आपका बिजली का बल्ब है यदि उसको 10 घंटे तक हम जलाएंगे तो कितनी बिजली खर्च होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एक इकाई। कैसे रहेगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका 100 वाट का बल्ब है, हम जला रहे हैं उसको 10 घंटे तक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? ये 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपके पास एक कथन वाला आ गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आने की संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए कथन पे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये जो प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न है इसको भी अब हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। वो जो बिजली का बल्ब होता है, जो हम उससे जितनी अपेक्षा करते हैं उससे अल्प जीवन होता है, वो क्यों होता है ये आपको बताना है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से दिख जाए। तो देखिए, इसमें है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, इसके कारण बिल्कुल सही। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, वो भी बहुत सही स्टेटमेंट है ये भी। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। तो इसी की वजह से आपका जो हम हमारे घर में जो बिजली के बल्ब होते हैं वो हम अपेक्षाकृत जितना अपेक्षा करते हैं कि इतना जलना चाहिए, तो वो उतने देर तक नहीं जल पाते। तो ये तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग देख लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक है, आप जानिए कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या फिर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के में काम आता है। अगला है कि एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग भी लगाते रहिए इसका, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यह जो एसी वोल्टता है उसको बढ़ाने दोनों में क्या आता है? काम आता है ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा जो रोडों के किनारे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ये क्या करते हैं? जो एसी जो वोल्टता आती है, जो अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसकी जो वोल्टता है उसको घटाने या फिर बढ़ाने के काम में आती है। क्योंकि वहाँ से उच्च वोल्टता पे जहाँ बिजली बनती है वहाँ से उच्च वोल्टता से जो बिजली है उसको भेजी जाती है। और ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाए जाते हैं जो उच्च वोल्टता है उसको हमारे घरों तक कम वोल्टता में भेजी जाए। अगला है, आप देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, या फिर एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? स्थितिज ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में। आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विद्युत ऊर्जा में। अगला देख लेते हैं, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है,
जब भारी वृद्धि होती किस में, आपने देखा होगा, आपने कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो ये क्या होता है, इसमें देखिए फिलामेंट लगा रहता है इसमें, जो घरेलू परिपथ होता है वो क्या करता है कि जैसी वोल्टेज हाई हो जाती है तो जो जो तार होता है वो ऑटोमेटिकली पिघल जाता है, और जो करंट है उसका जो परिपथ है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका परिपथ है वो कट हो जाता है। तो इसमें किसकी भारी विद्या होती है, जब क्या आ जाती है, धारा बहुत ज़्यादा आ जाती है। यानी कि जो आपकी करंट है, अगर आपकी जो घरेलू परिपथ है उसमें धारा का मान अगर अधिक हो जाता है तो वो जो फ्यूज है उसका काम ही यही होता है कि अगर धारा का मान अचानक से हाई वोल्टेज आ जाती है तो वहाँ से कट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका देखिए प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जो आपकी अल्टरनेटिव करंट होती है, या फिर दृष्ट धारा यानी कि जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है उसको बदला जाता है, यानी कि एसी को डीसी में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा, डायनेमो के द्वारा, दोलक के द्वारा, या फिर दृष्टिकारी के द्वारा। तो आपको ये बताना है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका दृष्टि द्वारा इसको बदला जाता है। अगला है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर, ठीक है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? ये आपको बताना है कि जो कम वोल्टेज होती है उसमें काम करते हैं तो जो विद्युत मोटर है वो प्रायः जल जाते हैं, और क्यों जल जाते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, जो वोल्टेज प्रतिलोमानुपाती होते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। अगला है कि वे वी स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, या फिर कम वोल्टेज पर विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो ये रहेगा कि ये क्या होता है, विद्युत धारा को खींचते हैं, क्योंकि वोल्टेज की क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले फास्फोरिक एसिड, अगला ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है आपका नाइट्रिक एसिड, और चौथा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए ये जो सींचे का संचयन होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसमें संचयन में। ठीक है, शीशे का संचयन किस किस अम्ल में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4, इसको आपको याद रखना है। वॉट को प्रकट कर सकते हैं, वॉट जो होता है उसको किस में प्रकट कर सकते हैं, वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में, किग्रा मीटर में। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका वोल्ट में। ठीक है, इसको ऑन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बिजली के बल्ब के, एक मैं थोड़ा समय बढ़ा देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? टंगस्टन आपने देखा होगा, जो आपके पहले जो बल्ब आते थे अब तो कम देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या किया जाता था आपका इस तरीके से, यहाँ पे ये टंगस्टन ये जो जलता था, अगर इसको अगर मैं सही बना पाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता था ये फिलामेंट होता था आपका टंगस्टन का। ठीक है, तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता था, क्यों किया जाता था? यह सुचालक है इसलिए, या फिर यह सस्ता है इसलिए, या फिर यह आघात वर्धनीय है इसलिए, या फिर इसका जो गलनांक है बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, इसीलिए जो बल्ब आते थे उसके अंदर जो ये आप देख रहे होंगे फिलामेंट, ये किसका बना होता था, ये होता था आपका टंगस्टन होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्बों के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो क्या होगा यदि वोल्टता समान होगी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसको मैं एक बार बता दे, देखिए आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले आपको सामर्थ्य दी है पहले की, P1 दे रखा आपको 100 वाट। ठीक है, और जो आपका, इसको मिटा लेता हूँ, और जो आपका दूसरा सामर्थ्य दी है, दूसरे बल्ब की सामर्थ्य दी है वो कितनी दी है आपकी, 500 वाट। ठीक है, ये 2 वाट के बल्ब दे रखे हैं, एक 100 वाट के बल्ब है, 500 वाट के हैं। अब इनके प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, यानी कि आपको निकालना है R1/R2। ठीक है, R2 ये कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, P = IV, सामर्थ्य बराबर होता है, ठीक है, सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है I
V। ठीक है। अब देखिए हमें सामर्थ्य यहाँ पे रेशियो में पूछा है, हमसे बोला है कि हमें प्रतिरोध निकालना है किसमें, रेशियो में। अब देखिए यहाँ से पहले बल्ब की सामर्थ्य निकाल देते हैं, यानी कि जो आपका होगा आपका P1 किसके बराबर होगा, आई, धारा तो समान बह रही है लेकिन उसकी जो वोल्टता है वो क्या है, वो वोल्टता क्या है, समान है। ठीक है, तो P1 इक्वल टू V। ठीक है, ये पहले उसके लिए हो जाएगी, और अगले उसके लिए जो अगले बल्ब के लिए जो सामर्थ्य हो जाएगी वो हो जाएगी P2। ठीक है, तो ये P2 हो जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, P1 को थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, P1 को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए P1 का मान आ जाएगा आपका P1 इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई का मान यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, आई का मान निकाल, आपको पता होगा V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, यहाँ से आई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आई इक्वल टू निकल जाएगा V अपॉन आर। तो आई की जगह पे कौन सा वैल्यू रख सकते हैं हम, यहाँ पे V अपॉन आर की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इंटू V ये ऑलरेडी है, तो यानी कि जो आपका P1 का मान निकलेगा वो P1 का मान निकलेगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया था P1 की वैल्यू दी थी P2, यानी पहले बल्ब की सामर्थ्य दिया था, दूसरे बल्ब का सामर्थ्य दिया हुआ था। हम जानते हैं सामर्थ्य इक्वल टू क्या होता है, आई वी, पी इक्वल टू क्या होता है, आई वी होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से, ठीक है, ये समझ जाएंगे आप, P इक्वल टू आई वी होता है। तो P1 इक्वल टू, क्योंकि हमें अलग अलग बल्बों की सामर्थ्य दी है इसलिए हमें दोनों बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। तो P1 ले लेंगे, P1 इक्वल टू आई वी, आई का मान हम लेते हैं V अपॉन आर। तो V अपॉन आर, इस आर को क्या लेते हैं, R1 लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले बल्ब के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, V क्या है, इसने पहले दे रखा है कि जो वोल्टता है वो समान रहेगी, तो V रहेगा। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ऐसे P2 का मान क्या निकल जाएगा हमारा, P2 का मान निकल जाएगा इसी तरीके से V स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध अलग होगा, R2 सॉरी P2 इक्वल टू V2 अपॉन R2। ठीक है, अब मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको मैं ताकि मिटा लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को दिख जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा, देखिए P1 का मान क्या था, V अपॉन R1। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन क्या था, R1। ठीक है, और वैसे P2 का मान क्या हो जाएगा, V2 V स्क्वायर अपॉन R2। क्योंकि प्रतिरोध सॉरी वोल्टता समान है इसलिए V लिखा है। अब क्या करेंगे, देखिए P1 आपका ऐसे रहेगा अपॉन P2 बराबर, देखिए V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, R1 सॉरी। अब देखिए इसका भागे का साइन हटा के गुणा का साइन लेंगे तो ये पलट जाएगा आपका R2 अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो निकल गया कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर ये निकल जाएगा। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि मैं इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट करके आप सभी लोगों को दिखा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा, P1 क्या है आपका 100 अपॉन P2 है आपका 500। ठीक है, बराबर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1/5। यानी कि अगर 5 को यहाँ भेजोगे, R1 को यहाँ भेजोगे तो ये इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 5R2 इक्वल टू R1, ये तो निकलेगा। तो यानी कि R1/R2, इसके बाद चेंज इसको थोड़ा सा और यहाँ पे अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, आप लोगों ने देख ही लिया होगा इसको। तो देखिए 5 ये जो निकला, इसके बाद देखिए अगर आप R2 को यहीं पे रखते हैं, इसके अपॉन में ले आएंगे आप R1 को इक्वल टू 1 यहाँ पर आ, और ये आ जाएगा 5 इसके अपॉन में,
सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हमें तो रेशियो निकालना है R1 का और R1 रेशियो R2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए R1 आपका यहाँ है, R2 को उधर भेज देते हैं। 5 ऐसे रहा, आपको इसके नीचे एक को भेज देते हैं इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो देखिए आप जो आपका रेशियो निकल जाएगा R1 रेशियो R2 कितना निकल गया, 5:1। ठीक है, तो यहाँ पे लोग समझ रहे होंगे इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे सबको देखते हुए पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। जिनको इस कैलकुलेशन आती है वो आपको स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने। इसको आप पढ़िए एक मिनट। ठीक है, इस पे आपको विचार करना है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोलिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीमा और ताम्र होते हैं। और चौथा है आपका धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें आपको बताने की कौन सा जो कथन है आपका वो सत्य है। 12वें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का हमारा, तो ये रहेगा देखिए आपका पहला देख लेते हैं। वोल्टता सामान्य तो 12 वोल्ट ही है, आपने देखा होगा अधिकतर जो भी बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की आती है, ये सही रहेगा। और आपका जो धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, इसका आंसर ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को राइट यानी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन और इंपॉर्टेंट इसको जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको कि जो गैल्वेनाइज्ड लोहा है उसको बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है। तो देखिए ये चढ़ाया जाता है आपका जिंक का लेप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित। एक धातु तार का तापक्रम तब बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये आपका कथन है। अगला है आपका देखिए इसका जो रीजन दे रखा है इसमें, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो आपको बताना है कि ये जो दो आपका स्टेटमेंट थे उसमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ये था आपका एक धातु का जो तार है उसका तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। सही है याला। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है धातु के अणु के धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, तो ये थोड़ा गलत है। आई थिंक इसका जो राइट आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि इसमें ए ऑप्शन तो सही है लेकिन आ रहा है ये तो क्या है आपका गलत है। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है ये आपको बताना है। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने पे, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है जो फ्यूज तार का उपयोग करते हैं हम, वो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को तोड़ने से। क्योंकि देखिए जो होता क्या है, जब आपने कभी कभार देखा होगा कि घर पे हाई वोल्टेज आ जाती है तो उससे क्या होता है जो हमारे विद्युत उपकरण है, अगर आपने फ्यूज़ नहीं लगाया तो विद्युत जो उपकरण है वो फूक हो जाते हैं। जैसे कि आपकी टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये आपने देखा हाई वोल्टेज में आपके बल्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसका यही कारण होता है कि आपने अपने परिपथ में फ्यूज़ तार नहीं लगाया होता है। अगर आप अपने परिपथ में फ्यूज़ तार लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे इसमें हाई वोल्टेज आती है तो ये जो फ्यूज़ तार होता है ये गल जाता है, और गल जाने से ये जो परिपथ है यहीं पर टूट जाता है। ठीक है, तो ये धारा आगे बढ़ेगी नहीं, तो आपका जो आगे जितने भी उपकरण है वो क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। अगला है आपका देखिए, एसी परिपथ में एसी मीटर मापता है। ठीक है, एसी परिपथ में एसी मीटर क्या नापता है आपको बताना है। माध्य मान नापता है, या आरएमएस मान नापता है, शिखर मान मापता है, या फिर माध्य वर्ग मान मापता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आरएमएस मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रूड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है। ट्रांसफार्मर के क्रूड के लिए आपने देखा उसमें ट्रांसफार्मर में जो क्रूड है उसके सबसे ज़्यादा है सबसे उत्तम जो द्रव्य होता है वो कौन सा होता है। स्टेनल लेंस स्टील होता है, या मृदु इस्पात होता है, कठोर स्टील होता है, या फिर नर्म लोहा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नर्म लोहा रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन विद्युत कम, इसमें आपको बताना है सबसे कम विद्युत जो खपत है वो कौन कर रहा है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा कौन कर रहा है, ये आपको एक क्रम में लगाना है। तो ये 4 क्रम दे रखे हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए और अपना आंसर लगा लीजिए।
तो देखिए जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, यानी कि जो सबसे थोड़ा कम करता है वो पंखा, उसके बाद उससे ज़्यादा जो विद्युत का खपत करता है टेलीविज़न, उससे ज़्यादा आपका विद्युत प्रेस करता है, उससे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक केटल जो होता है आपका वो विद्युत की खपत करता है। अगला है आपका देखिए तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत शक्ति से, विद्युत विसर्जन से, विद्युत क्षरण से, लीक से या फिर विद्युत दाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युत विसर्जन से क्या होता है, तड़ित उत्पन्न होता है। अगला आपको देखिए 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है? ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर लगा हुआ ही है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है इसको। अगला आपका देखिए स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसमें कम चुंबकनशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, या फिर अधिक चुंबकनशील होने के कारण, या अधिक घनत्व होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ये इसमें क्या होता है कि अधिक धारण क्षमता होती है, इस वजह से स्टील को चुंबकित करना क्या होता है, काफी कठिन होता है। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इनमें से आपको एक राइट आंसर चुनना है जो कि प्रकृति में अनुचुंबकीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, कौन करता है? विद्युत मोटर द्वारा किया जाता है, विद्युत इस्त्री द्वारा की जाती है, या फिर शीशे संचालन के द्वारा होता है, या फिर विद्युत जनित्र के द्वारा किया जाता है। ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र के द्वारा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक काम कर रहा छोटे में ही बता देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो दे रखा है उसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। यदि 60 वाट का बल्ब, यानी कि बल्ब की सामर्थ्य शक्ति दे रखी P इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 60 वाट। ठीक है, जो दिया रहता है उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, P इक्वल टू 60 वाट दे रखा है आपको। उसके बाद देखिए आपको 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए, यानी हम उसको कितना प्रयोग कर रहे हैं, 5 घंटा, 5 आवर। ठीक है, ये 5 घंटा और 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खपत करेंगे। 30 दिन का, एक दिन में 5 घंटा चला रहे हैं तो 30 दिन में कितने घंटे चलाएंगे हम, उसको भी निकाल लें। 30 × 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 आवर, यानी कि हम 30 दिन में उसको 150 घंटा चलाएंगे 60 वाट के बल्ब को। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि वो कितने यूनिट बल्ब जो बिजली है उसको खर्च कर देगा। ठीक है, तो विद्युत का जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा को हम किससे प्रतिशत करते हैं, वो करते हैं हम ई से। ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका पी सामर्थ्य कितनी है, 60, मान रख दीजिए इसका। टी कितना अभी हमने निकाला 30 दिन का, 150। तो इसको 15 छक्का क्या होता है, 90, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 जीरो ये लगे हैं 9000। ठीक है, 9000 वाट घंटा। ठीक है, 9000 वाट आवर, सॉरी वाट आवर, 9000 वाट आवर आ गया। अब इसमें दिए गए कितने यूनिट बिजली खर्च करेगा, यानी कि हमें किलोवाट आवर में निकालना होगा। तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो 9000 है उसको भाग कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे तो इसमें 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितने यूनिट आ जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट बिजली खर्च करेगा ये, 9 यूनिट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 9th जो ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका देखिए एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है प्रतिरोध, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, या फिर ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ये आपको राइट आंसर लगाना है कि इसमें जो कौन सा जो कथन है वो आपको गलत दिया हुआ है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में कौन सा इसमें से गलत, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, गलत या सही। तो आपको क्वेश्चन यहीं से पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें जो क्या होता है कि यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये सही कि यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, और ताप वृद्धि के साथ जो धातु तार का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है, सबसे अच्छा
ये आपको बताना है 26 का। तो ये जो है आपका कांच रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं, यह क्या है? डायनोमो क्या है? डायनेमो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, 27 का आपको बताना है। राइट आंसर फटाफट लगाइए आप सभी लोग। उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी आज की वीडियो को, पसंद सबको आ रही होगी। लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी जितने देख रहे हैं, तभी मैं अगली क्लास लेके आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। नीचे अपना स्कोर आपको टाइप करना है और फटाफट जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो लोग 27वें का कौन सा आंसर है ये नीचे सबके सब टाइप करके दीजिए। ठीक है, तभी मैं अगले टॉपिक पे कोई अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा, वरना इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड कर देंगे। क्योंकि अगर आप ही लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें भी लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रहेगा इसमें। क्योंकि जब पढ़ने वाले ही इंटरेस्टेड नहीं है तो पढ़ाने वालों को क्या इंटरेस्ट आएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अभी मैं टोटली 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ। तो बताइए कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह क्या है? तो देखिए यह है आपका ऊर्जा का परिवर्तक। इसमें क्या होता है? डायनेमो में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्रत्येक माइक्रोफेरेड धारिता के दो संधारित्र, यानी कि प्रत्येक माइक्रोफेरेड, यानी जो सी का मान है वो क्या है आपका 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो ये समांतर, देखिए आपका जो समांतर क्रम में जो उस आपका संधारित्र होते हैं, उस समांतर क्रम में इसका सूत्र क्या होता है? C=C1+C2। ठीक है, अब प्रत्येक धारित्र के हैं तो 1C+1C, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2C। तो राइट आंसर आपका 28 का आपका ए होगा। अगला है आप मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितने का कोण बनाता है आपका? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त रूप से जो चुंबकीय का अक्ष होता है भौगोलिक रूप से कितने का कोण बनाता है? ये बनाता है आपका 18 डिग्री का। ठीक है ना, ऑप्शन जो 29 है उसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश दिखता है, उनमें से जो एक है वो दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? दो दो एक मकान है, उसमें दो बल्ब लगे हैं, एक बल्ब कम रोशनी दे रहा है और दूसरा बल्ब ज्यादा रोशनी दे रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है ये आपको बताना है। कि प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं होती है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, या फिर अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, या फिर कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होता है कि जो आपका कम प्रकाश है अगर उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो बल्ब क्या होगा? कम जलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस यानी कि जो आर की वैल्यू है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगला है आपका जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण पर नियम का नतीजा है? लेंज का नियम ये आपको बताना है। ऊर्जा का, मोमेंट का, एंगुलर मोमेंट का, चार्ज का, या फिर द्रव्यमान का। तो देखिए जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये थोड़ा साफ नहीं आ रखा है, आप देखेंगे इसको। देखिए स्थिर ताप पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, तो इसको क्या कहा जाएगा? जो स्थिर तापमान पर कंडक्टर के वहनशील तरंग को दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होता है, तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताया। तो इसको कहा जाता है ओम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? उस उपकरण का नाम बताइए जो उसको हम जिसमें हम वैद्युत आवेश को भंडारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा संधारित्र। अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए आप सभी लोग। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो आपकी ऊर्जा की इकाई रहेगी। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अर्धचालक यानी जो सेमी कंडक्टर है, अगर उसमें हम गर्म करेंगे तो उसमें उसके जो प्रतिरोध है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा जो उसका प्रतिरोध है वो घट जाता है। प्रतिरोध घट जाता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? उच्च, यानी जो उसकी चालकता होगी वो बढ़ जाएगी। याद रखिएगा अगर कोई भी अर्धचालक है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? प्रतिरोध तो घटेगा लेकिन उसकी जो चालकता वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस चीज को दोनों को याद रखना है, कभी हो सकता है इसमें चालकता पूछ लिया जाए। अगला है आपका, देखिए शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 को इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा आप। तो देखिए जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है।
अगला है आपका देखिए, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा ही गर्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो विद्युत लैंप होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो जल जाता है, सफ़ेद मतलब उसे रोशनी प्रदान करता है, लेकिन जो फिलामेंट है, जो उसको फिलामेंट में ये जो थामे हुए हैं, ये थोड़े से ही गर्म होते हैं। इसका नतीजा क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो प्रतिरोध होता है वो काफ़ी कम होता है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है आपका देखिए, वह आपूर्ति जो कंडेंसर में होकर नहीं गुजर सकती, वो क्या है? आपको यह बताना है 38 का। तो देखिए, इसका जो राइट होगा आंसर होगा डीसी आपूर्ति है, डायरेक्ट करंट। अगला होगा आपका देखिए, किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? आपने देखा होगा जब विद्युत बल्ब होता है हल्का फटता होता है, उसमें क्या हल्का फट की आवाज़ आती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा अपने घरों में। तो इसका कारण क्या है? मतलब ये पूछना चाह रहा है, इसका जो मेन कॉज है वो क्या है? तो क्या होता है देखिए, जो निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण जो उसमें निर्वात होती है, फटता है तो उसमें क्या वायु के तीव्र जाने के कारण उसमें क्या होता है? ब्लास्ट होता है। अगला होना है आपका देखिए, मैगर मापने का एक उपकरण है। मैगर किस लिए नाप मतलब मैगर मापने का किस चीज़ के लिए मैगर का मैगर मापक का यूज़ किया जाता है? मैगर मापने का एक उपकरण है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 40वें का। तो ये है आपका इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, मैगर किससे मापा किस इंसुलेशन प्रतिरोध से मापा जाता है मैगर को? सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है। नाइक्रोम का उपयोग किस लिए होता है ये आपको ये बताना है। तो देखिए, जो नाइक्रोम होता है उस ऊष्मक की कुंडली में इसका प्रयोग होता है। अगला है आपको देखिए, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होते हैं? बल के ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के या फिर कार्य के? यहाँ पे कार्य होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है 42 का। तो इसका है, ये जो विद्युत वाहक बल होता है वो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। एक जो चुंबक का क्षेत्र होता है क्या क्या विक्षेपित करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये विक्षेपित करेगा अल्फा और बीटा को। अगला आपका स्टोरेज संधारक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? शीशे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर जस्ते का? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीशे का। ठीक है, स्टोरेज जो संचायक बैटरी होती है उसमें शीशे का उपयोग होता है। अगला है आपका, किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तड़ित चालक किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आप सभी लोगों ने। कई बार यूके ट्रिपल एस इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो आपको सभी को पता है वो किलोवाट आवर में करते हैं। जब आप कभी आप देखिएगा तो आपका जो बिल आएगा तो उसमें आपको साफ-साफ पता चल जाएगा कि यूनिट को किसमें डिनोट उसमें लेता है किलोवाट आवर में। अगला आपका देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है या फिर ठहरती है? मुक्त रूप से अगर हम किसी चुंबकीय सुई को एक धागे से लटका दिया जाए तो वो किस जगह पे ठहरती है? ये इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है आपका। तो ये होती है आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये जो चुंबकीय है वो उत्तर दिशा की ओर आपकी इंगित करती है। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये लाया जाता है आपका विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिया गया था? जो विद्युत अपघटन का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो विद्युत अपघटन का जो नियम दिया गया था फैराडे के द्वारा दिया गया था। एक दो क्वेश्चन और है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव क्या होगा? एक गोला है, आवेशीय गोला है आपका। ठीक है, तो इस पे खोखले केंद्र पर देखिए, इसका जितना भी खोखली गोला होता है जो आवेश होता है वो कहाँ पर आ जाता है? सतह पर आ जाता है। ठीक है, सतह पर आ जाता है इसका जितना भी आवेश होता है। तो इसके जो केंद्र पे आवेश की विद्युत जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है कौन सी टेलीफोन जो लाइन होती है इसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा फिर या फिर यांत्रिक ऊर्जा? ठीक है, ये आपको लगाना है। आपका ये जो 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 52 क्वेश्चन कराए हैं हमारे द्वारा और इसमें जल्द ही आपके 1000 व्यूज से प्लस और आपका
अच्छे खासे कमेंट या फिर आपका अच्छे खासे लाइक्स बढ़ जाएँगे, तो दूसरी टॉपिक पे तुरंत ही 50 क्वेश्चनों पे वीडियो बन के आ जाएगी आप सभी लोगों के लिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम लोग आप सभी लोगों के लिए उतनी वीडियोज़ लेके आएँगे। तो आप सभी लोग हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।